उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर भी हमारे सवालों के जवाब नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो बेहद ही इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है। उसे पता है कि अगर जवाब देने शुरू कर दिए तो जवाब नहीं होंगे उनके पास। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हम क्या इनसे अपना काम करवा सकते हैं? शायद नहीं। ये ढिठाई में बेहद मजबूत है। आप इनसे सवाल पूछते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे। अगर कोई कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता आपके सवाल पूछेगा तब कोई इधर उधर की बात करके उसकी बात को भी टाल देंगे। और दुख की बात यह है कि वो नेता भी अपनी बात का जवाब लेने में आज सक्षम नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी भी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और सरकार आपकी बात का जवाब नहीं दे रही है या मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं तो भाई जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी। लेकिन अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करूं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भरमार है उत्तराखंड में। वे पूछते हैं सवाल मगर उसके बाद कहीं इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं मगर सवाल जो राजनीतिक क्लास है यानी कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स है उनसे नहीं करा जा रहा। आजकल सवाल जो है वो अधिकतर जो सरकारी अफसर है जो इन पॉलिटिकल मास्टर्स के मातहत है उनसे सवाल किया जा रहा। अब जब पॉलिटिकल मास्टर बैठकर उसके ऊपर दबाव डाल रहा, पॉलिटिकल मास्टर का बड़ा गुणगान बड़े सारे पत्रकार देख रही हूँ मैं कर रहे हैं जो कांग्रेस के समय में तो बहुत सवाल उठाते थे, आज कैसे कैसे करें, अरे ये पुष्कर सिंह धामी जी जैसा तो मुख्यमंत्री बहुत कम होगा, पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं। आज ही पढ़ा मैंने कहीं कि वो मतलब लोगों के साथ पत्रकारों के साथ ऐसा बना के रखता है। अरे पत्रकार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें लिखते हुए, क्योंकि आप लोग मैनेज्ड हो। मैनेज्ड समझ में आया? इसलिए आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है दिखाने के लिए कि नहीं नहीं हम निष्पक्ष हैं, लेकिन फिर भी आपके चेहरे सबके सामने हैं। अब आ जाते हैं सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में पहले भी कई बार कह चुकी हूँ बहुत फ्रैगमेंटेड है उत्तराखंड में और सबको छपास की बीमारी है। नेताओं को तो होती है छपास की बीमारी मगर यहाँ तो सिविल सोसाइटी को भी छपास की बीमारी रहती है। इसलिए कोई मुद्दा आता है तो आप उसको स्टडी तो कर लीजिए, या सिर्फ हल्ला मचा के आपने दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो दैट रियली वर्क्स फॉर मी, बिकॉज अगर कोई मुद्दा कोई सही बंदा उठा रहा है तो तथ्यों को उठा रहा है, आप वहां जाके शोर मचा रहे हैं, कूदा फांदी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसकी भी ज़रूरत है क्योंकि सरकार को वही दिखता है जब भीड़ भाड़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है जानते हैं आप लोग? वो लोग मैनेज हो जाते हैं। जैसे कई अधिकारियों पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे नए नए नेता निकल के आए हैं जो सवाल तो बड़े उठाते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं। एक नेताजी तो आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने सारे तथ्य दिए हैं, अब इसके जवाब दो। अब जवाब दो तो करके उसके बाद चुपचाप बैठ गए, खुद माला माल हुए हैं। यानी कि आप समझ गए मैनेज किसके द्वारा किए गए? पॉलिटिकल क्लास नहीं, ये सीधा की सीधा अफसरों ने मैनेज कर लिए। अब कैसे किए ये तो वही जानते हैं, लेकिन ये माला माल है। मतलब अखबारों में इनकी तस्वीरें, नेता के रूप में इनको आगे दिखाना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आज ज़रूरी बात कर लेते हैं क्योंकि जल जंगल ज़मीन की जो बात करते हैं ना, उनको खुद ही पढ़ने में आजकल शायद दिक्कत हो गई। पहले बहुत पढ़ते थे क्योंकि उत्तराखंड में सभी कोई पहले पढ़ते थे। 2019 में हाईकोर्ट के समक्ष अजय सिंह रावत जी ने एक केस किया था जिसमें वो नैनीताल से है मैंने सुना है, और उन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, एक उनकी मंशा बनी हुई थी कि कैसे वो जंगलों को उस पर कब्जा करें। कब्जा कैसे करें? किसी प्राइवेट एंटिटी को देकर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पर पैसा कर सके। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारे को तो पोर्टफोलियो में एडिशन चाहिए होता है कि हमने उत्तराखंड में काम किया, वरना यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है। हर सरकार के लिए बोलते हैं वो, और ये बेहद दुख की बात है। तो दिक्कत ये है कि हाईकोर्ट में एक मैटर आया था, 2019 की बात बता रही हूँ। अजय सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति नैनीताल के, और 2 बार जो ऑफिस ऑर्डर था राज्य सरकार का, उत्तराखंड राज्य सरकार का, उसको स्टे किया गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 10 हेक्टेयर की भूमि पर अगर जंगल है तो उसको हम जंगल मानेंगे। अगर 60% कैनोपी डेंसिटी है या 75% उस एरिया के पेड़ उग रहे हैं तो नेटिव उपज जो है, भाई कोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसको मानना पड़ेगा। तो 2 बार ये उन्होंने स्टे किया। राज्य सरकार बार बार ये कोशिश कर रही थी ताकि वो जंगलों को निजी हाथों में जाने दे और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो जाए। तो भूमाफियाओं को तो न्योता था। अब ये न्योता
ख़त्म हुआ, अगर कहते हैं ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की न्योता ख़त्म हो गया, तो भाई मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये डीम्ड फॉरेस्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 मार्च 2025 को फिर से कहा है कि चीफ सेक्रेटरी के तहत कंपाइल करिए लिस्ट, सर्वे करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी बनाकर, एक्सपर्ट कमेटी में वैसे कौन होगा, वही वाले सोशल एक्टिविस्ट जो घूम रहे हैं आपके पेरोल पे हैं, दिखाई देता है हमको, है ना। हम सवाल उठा रहे हैं, हमें क्यों नहीं रखते आप? भाई हम तो देहरादून के वासी हैं, उत्तराखंड के बाशिंदे हैं और अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी तो रखिए आप उसमें, क्यों नहीं रखते आप? डरते हैं ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डरते हैं। इसलिए अब सच्चाई यह है कि जनता को मैं यही कहूँगी कि हर व्यक्ति जागरूक हो जाए और डीम्ड फॉरेस्ट का जो के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी बनानी है, चीफ सेक्रेटरी के को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हर राज्य सरकार में तो उत्तराखंड के लोगों तैयार हो जाओ और पूछो सरकार से कि बन गई है ये कमेटी या नहीं, इसमें सर्वे हुआ या नहीं, इसमें पारदर्शिता आई या नहीं। जैसे केरला में बहुत पारदर्शिता है, लोगों से पूछा जा रहा है कौन सी ज़मीन है जिसको आप चाहते हैं कि डीम्ड फॉरेस्ट में डाला जाए, क्या कोई और जगह छूट गई है? यहाँ तो कहने जगह छोड़ दो, हम बीच में पहाड़ काट देंगे। जिन जिन लोगों ने पहाड़ काटा है, डीआईटी के पीछे पहाड़ कटा हुआ है, किसने काटा वो पहाड़? क्या उसके पीछे किसी और बंदे ने काटा? ये तो आपका काम है ना पता लगाना, आपको पता है। आप दिखा देते हैं कभी कभी जाकर कि कहीं पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, अरे वहाँ पे पूरी बिल्डिंग खड़ी हो रखी है और वो प्लॉटिंग की अतिक्रमण आप कह रहे हैं 40 बीघा बचा ली। मतलब ऐसी ऐसी वीडियो कृपा करके एमडीडीए वालों आप लोग ना डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि एमडीडीए की रेपुटेशन शुरू से लेकर आज तक क्या रही है। जंगलों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, इन बातों का जवाब दीजिए। और जनता से कहूंगी कि डीम्ड फॉरेस्ट, याद रखिए ये 2 शब्द, डीम्ड फॉरेस्ट, डिक्शनरी डेफिनेशन। और अगर आपने बचाना है अपने जंगलों को तो सामने आइए, वरना क्या है, कट जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? कल को हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। जंगल ना रहे तो क्या हुआ, आपके बच्चों को पानी मिले ना मिले, बाढ़ आए, नस्लें खत्म हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी ना तो जागेंगे आप और बोलेंगे और सरकार से पूछेंगे सवाल और दबाव डालेंगे कि डीम्ड फॉरेस्ट के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाए। उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा करेंगे। माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं और केवल हम बक रहे हैं, हम बचा नहीं पा रहे उन्हें। वो इसलिए क्योंकि हम छितर बितर होकर सिर्फ छपास की बीमारी में। मैंने देखा अभी एक जगह पे कहीं पे गए पेड़ों को बचाने के लिए, एक बंदा चला आया फटाफट आके फ़ोटो खिंचाने के लिए। अरे भैया अपनी फ़ोटो जाके अकेले खिंचवा ले, मगर जो मुद्दा है उस मुद्दे को मुद्दा रहने दो। जंगलों को बचाना है तो सचमुच में बचाने दो। तुम्हें फ़ोटो खिंचानी है, छपास की बीमारी है, नेता बने हो, नेता बने रहो, मगर जंगलों के बीच में ना आओ। यही कहूँगी तुम लोगों को।